अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली इंग्लिश कंपलसरी का मैं पेपर ले आया हूँ। असल में मैं इसके लिए आपके लिए कोई ख़ास गैस अपलोड नहीं कर सका क्योंकि मैं गांव गया हुआ था, मेरा एक बहुत ज़रूरी काम था, तो इस वजह से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और इस पेपर का व्यू स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्वेश्चन 2 की बात करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन 2 आया था, ये जो हमारे पास पैराग्राफ आया था, ये एक आपको मैंने बताया हुआ भी था कि प्रॉफिट वाले जो चैप्टर होते हैं पैराग्राफ के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो डेफिनेटली उसी से ये आ गया। तो इसमें जो हमारे पास मुश्किल अल्फाज के मीनिंग है ये भी इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। जिस तरह हमारे पास रेफरेंस है, सबलाइम है और एडेरेंस वगैरह है। तो ओवरऑल अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो पहला क्वेश्चन वही आया जो कि समरी वाला आपको मैंने बताया था कि एक समरी आएगी और सूटेबल टाइटल, जो कि हमारे पास जब क्वेश्चन है कंपलसरी होता है तो इसलिए भी यहाँ पे कंपलसरी था। उसके बाद हाउ इज़ द यूथ गिवन सेल्फ एस्टीम्ड बाय बिलव्ड रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे हम इसका आंसर ऊपर ढूंढ लेते हैं कि ये यहाँ से है इसका आंसर। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड हाई स्टीम फॉर यूथ, ही वैल्यूड देम एंड रिस्पॉन्डेड अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इन देम इन द प्रिपरेशन ऑफ द बैटल ऑफ उहद। फॉर इंस्टेंस द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रेफरेंस टू द पेशेंस। तो ये यूथ का ये यहाँ तक है सबलाइम वे तक। इसी तरह अगर दूसरे क्वेश्चन का तीसरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढे तो हाउ डिड रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंड हिज यूथ। तो इसका भी हमारे पास आंसर यहाँ पे ही आ जाता है। ओपन फील्ड से अगर आगे हम देखें तो द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंड हिज यूथ इन अ डिग्निफाइड एंड अ सबलाइम वे इवन बिफोर हिज एक्सेशन से लेकर यहाँ से आप इसको डेज तक लिख सकते थे। ये प्रेवेलेंट इन दोज डेज तक आप लिख सकते थे। इसी तरह अगर अगले क्वेश्चन का आएँ तो वेयर इज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉरी व्हाट इज़ द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेइंग अबाउट द मोडेस्टी दैट इज़ हया। तो यहाँ पे हम 4 नंबर का ढूंढते हैं। तो इसका हमारे पास सबलाइम वे से अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे मोडेस्टी के बारे में उन्होंने कहा जी ड्यूरिंग इज़ नोबल में इन्होंने अगर थोड़ा और नीचे जाएँ तो यहाँ पे इन हिज पर्सनल लाइफ द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was the embodiment of modesty and chastity, emphasizing the same upon his follower. He did not let it go. तो ये यहाँ से लेकर हमारे पास अगर आप ये हज़रत मोहम्मद टीचिंग्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लिखना चाहते हैं तो लिख सकते थे। आगे चलें तो हमारे पास व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ यूथ नाउ डेज इन द लाइट ऑफ गिवन पैराग्राफ। तो इसको अगर हम देखें तो ड्यूटी जो यूथ की बनती है ये यहाँ से हमारे पास ये आखिरी वाला चैप्टर है, आखिरी वाले पैराग्राफ से आप इसको अपनी वर्डिंग में करके लिख सकते थे। ये हमारी ड्यूटी बनती है। इसी के बाद वाई शुड वी फॉलो द टीचिंग ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका भी आंसर पूरे का पूरा 5वें पैराग्राफ से आपने अपनी वर्डिंग में करके लिखना था या एज इट इज़ लिख दो। उसके बाद हमारे पास अंडरलाइन वर्ड के जो मीनिंग थे, मोडेस्टी का मतलब तो आपको आगे लिखा हुआ है या इसका आपने लिख लेना था। ओबीडियंस का मतलब होता है कि जो ओबे करता है। मैंडेटरी का मतलब होता है ज़रूरी और मतलब कंपलसरी, और ओबीडियंस का मतलब होता है बेस्ट फॉलोअर या जो भी आप इसको लिख सकते थे। उसके बाद एम्फेसाइज़ करना, किसी चीज़ पे ज़ोर डालना, टू पुट फोकस जो भी है। और उसके बाद एडेरेंस का यहाँ पे जो मतलब है अटैचमेंट आता है, स्ट्रिक्ट अटैचमेंट। उसके बाद सबलाइम वे का मतलब होता है कि डिसेंट वे या जो भी आप इसको लिख सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास था कि रीड द फॉलोइंग पोएटिक एंड आंसर द क्वेश्चन अपेंडेड टू इट। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली पोएट थी, इफ़ यू कैन टॉक द क्राउड्स कीप योर वर्च्यू और द वॉक्स किंग नेवर लूज। तो ये हमारे पास आई थी, ये जो अपने सन को वो कर रहा था। इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विद द किंग्स नॉर द लूज द कॉमन टच। इफ़ नीदर फोज का मतलब एनिमी होता है। उसके बाद नॉर लिविंग द फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। तो इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नॉन टू मच। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिवन मिनट विद द 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। तो इसमें वो कहता है कि एक्सप्लेन द लाइन और वॉक विद द किंग और नॉट लूज़ द कॉमन टच। इसी तरह इसका ये मतलब है कि अगर आप
क्राउड्स में बात करते हैं तो अपने जो वर्च्यू है उसको अपने पास रखें। उसके बाद और वॉक विद किंग्स, नॉट लूज़ द कॉमन टच। अगर आप बड़े लोगों के साथ तो उठते बैठते हैं तो जो कॉमन लोगों का टच होता है उसको भी बिल्कुल गंवा ना दें। तो इसमें यही मुराद है इससे। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड इफ़ का मतलब होता है एक होप, कि अगर एक पॉसिबिलिटी होती है। इसी तरह आपने इसकी थीम लिखनी थी, स्टेंजा की पूरी थीम आपने लिखनी थी। तो उसके बाद ये दूसरे वाला था, इससे भी आपने क्वेश्चन आंसर के मीनिंग लिखने थे। तो समबडी सेड दैट इट कुडंट बी डन बट ही विद अ चिकल रिप्लाइड दैट मे बी इट कुडंट बट ही वुड बी द वन, के अगर कोई भी नहीं कर सका तो मैं ही करूँगा। उसके बाद हु वुडंट से सो टिल ही टायर्ड so he buckled right in with a trace of grin on his face. If he worried he did it. He started to sing as he tackled the thing. उसके बाद दैट कुडंट बी डन एज इट डिड इट, कि जो नहीं कर सकता था कोई भी, वो लोग कहते थे ये तो कोई भी नहीं कर सकता, वो उसने करके दिखा दिया। तो अगर हम इसकी क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड द डिफ़िकल्ट टास्क नरेटेड। तो डिफ़िकल्ट टास्क में पॉइंट यही कहता है कि जब भी लोगों के ऊपर मुश्किल काम आता है तो सारे यही कहते हैं यार कोई भी नहीं कर सका तो हम कैसे करेंगे। तो आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कोई भी नहीं कर सका तो हम करेंगे। तो उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, हाउ डज द पर्सन इन द स्टेंजा रिएक्ट टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑफ द पीपल। तो जो स्टैंजा में रिएक्शन आ जाता है पर्सन का, वो यही है कि जो हमारा वो रिएक्शन पूछ रहे हैं तो हमें यही होता है कि चीज़ों को हमें स्टार्ट करना चाहिए, उसको टैकल करना चाहिए। बेशक मुश्किल है, अगर काम को शुरू करोगे तो तभी उसको आसान, पहले से ही कहने लग जाओगे कि मुश्किल है तो वो कैसे होगा। तो इसमें आपने इंग्लिश में यही चीज़ें लिखनी थी। उसके बाद थीम ऑफ द स्टैंजा लिखना था कि थीम में भी इसकी यही बनती है कि नथिंग इज़ पॉसिबल, नेवर एवर गिव अप, कीप ऑन ट्राइंग, इफ़ यू फेल ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन। तो ये पोएम ट्राई अगेन वाली थी, वो मुझे याद आ गई। बाय द वे आगे आंसर एनी वन क्वेश्चन है, इसमें आपने करना है जी आंसर करने थे, इन लेस द जर्नल्स ऑफ लिटरेचर एक्सप्लेन एनी वन ऑफ यू लाइक। तो इसमें आपने कोई भी जो भी आपको पसंद थे आप वो इसमें डाल सकते थे। तो यहाँ पे आपने ये वाला करना था, या तो दूसरा कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी वाला जो है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत आसान था। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी से यही मतलब होता है कि जहाँ पे ऐसी स्टोरी जिसमें आपस में दो लोगों की सोच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, और आपने व्हाई डज़ इट मैटर एंड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी, तो आपने बताना है कि मैटर क्यों करती है और इसका पर्पज़ क्या होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे दो लोगों की हर किसी की अपनी अपनी राय होती है और वो मैटर करती है। कोई बंदा अपनी जगह से ठीक होता है, कोई अपनी जगह से ठीक होता है। बाय द वे सेक्शन सी की तरफ बढ़े तो बहुत इजी सेक्शन सी था। एक तो इन्होंने अनइम्पोर्टेंट ऐसे उठा के दे दिए थे जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे। बाय द वे जो ऐसे थे, इन्होंने पहला ऐसे जो दिया है जी ओवर एग्जामिनेशन सिस्टम, तो इसमें एग्जामिनेशन और नेसेसरी के क्यों ज़रूरी होते हैं आपको आउटलाइन थी, इसके मुताबिक आपने पैराग्राफ्स लिखने थे। और स्टूडेंट और अफ्रेड ऑफ एग्ज़ाम के, जब एग्ज़ाम आते हैं तो बच्चे ओ यार अब ये हम क्या करेंगे, पूरी साल नहीं पढ़ा तो ये क्या हो गया वो क्या हो गया। इसी तरह रीज़न ऑफ स्टूडेंट फियर के, बच्चों का फियर का रीज़न क्या होता है, भाई यही रीज़न होता है पूरा साल नहीं पढ़ा तो अब फिर फियर ही करेंगे। उसके बाद आगे क्या है, मल्टीपल सिस्टम ऑफ एग्ज़ाम के, कोई एसएलओज बेस्ड ले रहा है फेडरल बोर्ड वाले, आपने इन पे भी तनकीद डाल देनी थी। कोई पिंडी बोर्ड वाले अपनी तरफ से ले रहे हैं, कोई शॉर्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई डेफिनेशनें पूछ रहे हैं, तो अजीब किस्म का बकवास बना हुआ है। उसके बाद अनफेयर यूज़ ऑफ मीन्स, तो अनफेयर यूज़ तो मुझे पता है हमारे बच्चे नहीं करते एग्ज़ाम्स में, तो ये ऐसे लिखा हुआ है, इसमें आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखनी थी। उसके बाद मेयर्स टू टेकन टू इम्प्रूव एग्जामिनेशन सिस्टम, यहाँ पे आपने फेडरल बोर्ड को मक्खन चक्कन लगा देना था कि उन्होंने बड़े मेयर्स लिए, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करते हुए एसएलओज लाया और ये वो किया। बाय द वे अगर और आएँ तो हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी एंड इट्स यूजेस है, जिसको काफ़ी निगलेक्ट किया गया पाकिस्तान में भी, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब कदीर खान ने कहा था कि मैं पाकिस्तान को न्यूक्लियर एनर्जी बना के दे सकता हूँ, लेकिन इन लोगों ने उसकी एक ना सुनी। बाय द वे यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी किस तरह प्रोड्यूस होती है, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, हम एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह में इसको डिस्ट्रक्शन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्टिव यूज़ में हम क्या कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, बाकी चीज़ें इससे चला सकते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट शुड यूज़ एटॉमिक एनर्जी फॉर कंस्ट्रक्टिव यूज़। आप आखिर में आपने अपनी कंक्लूजन देनी थी कि जो साइंटिस्ट लोग हैं, भैया जान लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, इसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करने के लिए करना चाहिए, बजाय इसके कि डिस्ट्रक्शन में चले जाएँ।
आगे क्वेश्चन 5 ये आता है, यहाँ पे आपने 5 एरर्स निकालने थे प्रोनाउंस में, नरेशन और नाउन प्रपोजिशन और में जितने भी ये पैराग्राफ में ये चीज़ों की एरर्स थे ये आपने सॉल्व करने थे। अगर क्वेश्चन 5 में आए तो 5 ईडियम्स थे। ये ईडियम्स जो भी थे बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट टाइप ईडियम्स कहीं से उठा के इन्होंने दे दिए थे। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ये एक जाना पहचाना था, बाकी सारे बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट से उन्होंने दिए थे। बाय द वे ये 5 करने थे, जैसे तैसे अब आपके हो ही गए। उसके बाद चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट नरेशन वाला था, ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, तो इसको कह सकते हैं कि एक बैलेंस ही था। अगर आगे चलें तो रिपोर्ट थी जो ये हॉर्टिकल्चर बिल्कुल एक वो थी कि हॉर्टिकल्चर का आपको पता है शोबा कौन सा होता है जहाँ पे प्लांट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें लगती हैं, तो इस शोबे को आपने देनी थी कंडीशन ऑफ पार्क्स इन योर एरिया। तो इसमें यही है कि जो मर्ज़ी आए आपको लिखनी आनी चाहिए, सिर्फ आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए, अंदर वर्डिंग ही चेंज करनी है। इन्होंने थोड़ी चीज़ें आपको टॉपिक्स दिए थे कि प्रेलेवेंट सिचुएशन की, अभी जो सिचुएशन चल रही है पहले वो क्या है, उसके बाद प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ की आपने बताना था कि कितनी अहमियत रखते हैं, क्यों लगाने चाहिए। उसके बाद आपको सजेशन देनी चाहिए थी कि पास को इम्प्रूव करने की। तो अगर ट्रांजिशनल डिवाइसेस के बारे में आए तो ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो ऊपर ही आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स दे दी, क्योंकि 9th-10th में उन लोगों ने कई पेपर्स में इस तरह ऊपर नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पे आपको ड्राइंग इन द इज़ ऑल अबाउट टेकिंग टाइम टू मास्टर ईच स्टेप, तो डैश मास्टरिंग, तो द आर्ट ऑफ ड्राइंग डजंट हैपन इन अ डे। तो यहाँ पे फर्दर मोर नहीं लग सकता, एस वेल एस भी नहीं लग सकता, बिसाइड भी अदरवाइज भी नहीं लग सकता, बट यहाँ पे लग सकता है। ड्राइंग इज़ ऑल अबाउट टेकिंग टाइम टू मास्टर ईच स्टेप बट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ ड्राइंग डजंट हैपन इन अ डे। और इन अदर वर्ड्स भी यहाँ पे इन अदर वर्ड्स यहाँ पे नहीं लग सकता, यहाँ पे मेरे ख्याल से बट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद अगर आगे चलें तो डैश इज़ अ स्किल दैट टेक्स डेली प्रैक्टिस, तो यहाँ पे हम इसको ये भी लगा सकते हैं एस वेल एस या फर्दर मोर इट इज़ अ स्किल। और उसके बाद टेक डेली प्रैक्टिस डैश टू योर क्राफ्ट, यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं जी, यहाँ पे बिसाइड्स लगा सकते हैं, तो यही लग सकता होगा, और कोई रेलेवेंट आ नहीं रहा। और उसके बाद डैश इट इज़ डैश इट्स इम्पोर्टेंट नॉट टू बर्न योर सेल्फ, तो इसमें ये आ सकता है, बट भी आ सकता है, लेकिन अब बट को हमने एक बार यूज़ करना था। उसके बाद वाइल लगा सकते हैं यहाँ पे हम, वाइल इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बर्न योर सेल्फ ऑन डैश यू नीड टू स्टिक, यहाँ पे अदरवाइज़ यू नीड टू स्टिक टू इट लगा सकते हैं हम, अगर इसको देखा जाए तो। उसके बाद ये आपने ऊपर नंबरिंग करनी थी, कई चीज़ें दो दो बार ना लग जाएं तो इसलिए। उसके बाद डैश यू कैन नॉट अचीव द डिज़ायर्ड गोल, तो यहाँ पे अदरवाइज़ यू कैन नॉट, अदरवाइज़ इधर आखिर में लगता है, तो फिर ये बिसाइड्स एक जगह पे कहीं पे दरमियान में फिट आता है। तो ओवरऑल अगर इसको देखें तो यहाँ पे जो हमारा पेपर था ठीक ही था, कई लोगों के लिए डिफ़िकल्टी हुई है जिनको ग्रामर से ही काफ़ी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें उठा के दी थी। अगर एमसीक्यूज़ सेक्शन की बात करें तो वो एक बैलेंस्ड एमसीक्यूज़ पेपर था कि जो आप अपनी सोच समझ से भी कर सकते थे, आपको अगर ग्रामर का थोड़ा बहुत आइडिया था तो आप कर सकते थे बजाय रट्टा मारने के। तो ज़्यादातर यहाँ पे हमारा अनसीन चीज़ें थी, तो गैस वगैरह देने का यहाँ पे फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये सारा इन्होंने तकरीबन के तकरीबन आपका पेपर जो था अनसीन बना के उठा के दिए। तो मुझे पहले से भी ये पता था और मैं थोड़ा मसरूफ़ भी था, तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो यार मिस कराओ इनको। तो बाय द वे आप अपनी राय दें कि आपका पेपर कैसा था। जो वीडियो अभी तक देख रहे हैं नीचे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लो, और वीडियो पेपर का बताओ कि आपके लिहाज से आपकी नज़र में पेपर कैसा था और आपके कितने नंबर आ जाएंगे। पेपर 90% ईजी था या इसकी जो इंटेंसिटी आप अपनी नज़र में बताएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि इसी तरह की वीडियोस देख सको। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।